साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो, कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। और मेरे भाइयों, लड़ने का फैसला अगर ले लिया है तो लड़ो, कानून खूब पढ़ो। जितना कानून पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस खुद में आएगा, मजबूती खुद में आएगी। और जो गलत करने वाले अधिकारी हैं, भाई रूल ऑफ लॉ है, जो कार्रवाइयाँ होनी है वो होनी चाहिए विधि सम्मत, एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर जो गलत कर रहे हैं, धमका रहे हैं और उनसे डर रहे हो, तो उनसे बड़ा निकम्मा और बुज़दिल इस धरती पे कोई भी नहीं है। अगर आपको आपके राइट्स के बारे में जानकारी है, आप लड़ना जानते हो, उसको इन्फोर्स करना जानते हो, तो ईजिली आप इन्फोर्स भी कर पाओगे। केवल आपके हाथों में और आपके दिमाग में ताकत होनी चाहिए। अगर वो ताकत है तो कोई भी बड़े से बड़ी अथॉरिटी हो, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो आपके ज्ञान के सामने उसको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तो इसी क्रम में आज का हम एक नया अध्याय जो है पढ़ रहे हैं, सेक्शन 43 BNSS को लेकर। BNSS म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें प्रावधान किया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाए, अरेस्ट हाउ मेड। क्लियर है? इसमें 5 जो है सब क्लॉज हैं, जिसको आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से कॉपी लियो, एक पेन लियो, और प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है सेक्शन को, इसको भी जो है हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्योंकि अरेस्ट जो है मैटर ऑफ राइट नहीं है पुलिस का, ये बात ध्यान रखना। अरेस्ट कब जरूरी है? कि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है और आप उस इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर कर रहे हो। दूसरी बात, आपको अरेस्ट किए बगैर इन्वेस्टिगेशन को करना पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप गवाहों को टेम्पर कर रहे हो, आप गवाहों को इंड्यूस कर रहे हो, उनको प्रॉमिस कर रहे हो, तब जो है गिरफ्तारी जरूरी है। या आप फ्ली अवे हो जाओगे, भाग जाओगे देश छोड़ के, तब आपकी गिरफ्तारी जो है जरूरी है। बट गिरफ्तारी, बार बार मैं कह रहा हूँ, मैटर ऑफ राइट नहीं है। धारा 35 BNSS का पढ़ लेना। इतना अधिकार मोदी सरकार ने हमें दिए हैं, जो अधिकार पिछली गवर्नमेंट से हमें नहीं दिए थे। तो वो अधिकार जो आपको कानून में है, जिसमें उन्होंने खुद ने वादा किया है कि अब न्याय होगा भारतीयों के साथ, दंड नहीं दिया जाएगा, न्याय होगा, तो उस न्याय संहिता का अध्ययन करना जरूरी है। उस न्याय को देने वाली सुरक्षा संहिता का भी हमें अध्ययन करना जरूरी है। क्लियर है? तो अब लिख लीजिए 43 BNSS, अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे होगी। In making an arrest, the police officer or officer making the same shall actually touch or confine the body। कि जो भी अधिकारी अरेस्ट कर रहा है, तो इस लाइनों को पढ़ने से साफ दिखाई देता है कि उसको हथकड़ी नहीं लगानी है। क्या करना है? केवल टच द बॉडी और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, अनलेस देयर वॉज अ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और बाय एक्शन। कई बार ये कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो बाय वर्ड भी हो सकता है, बाय एक्शन भी हो सकता है। टच कर लिया, यूँ पकड़ लिया, तो ये भी अरेस्ट है। कन्फाइंड कर लिया उसको, ये भी अरेस्ट है। तो कन्फाइनमेंट वर्ड जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अरेस्ट वर्ड को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए। क्लियर हो गया आप सबको? पक्की बात है ना? तो सब क्लॉज जो हमने पढ़ा नंबर 1, उसमें हथकड़ी वाली बात कहीं भी नहीं है। सिर्फ बात क्या है? टच या कन्फाइन, या वो वर्ड से या वो एक्शन से भी अरेस्ट को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो जो अखबारों में हमें डराया जा रहा है कि अब तो पुलिस लगा देगी हथकड़ी, अब तो तुम गए भैया, मर्डर केस में, रेप केस में तुमको तो लगेगी हथकड़ियाँ, पुलिस बैठाएगी गाड़ी में और ले जाके जो है तुमको बेइज्जत करेगी। तो वो डर मैं निकालना चाहता हूँ आपका, सही चीज़ बता के। तो सब क्लॉज नंबर 1 में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब प्रोवाइडेड दैट क्या है? वेयर अ वुमन इज टू बी अरेस्टेड, तो इसका मतलब महिला की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी इस कानून के अंदर। Unless the circumstances indicate to the contrary, her submission to custody on an oral intimation of arrest shall be presumed। कि जैसे ही कह दिया कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये प्रिजम्पशन है कि वो कस्टडी में है, कन्फाइनमेंट में है, और अरेस्ट जो है वहाँ पर इफेक्टिव कर दिया गया है, जब तक कि कोई कॉन्ट्री एक्शन जो है लेने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं हो। कॉन्ट्री मीन्स कि वो इस तरह की महिला, उत्पाती महिला, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो वहाँ पर कॉन्ट्री एक्शन लेने होंगे, कॉर्सिव एक्शन लेने होंगे। बट सामान्य मेथड में तो सिर्फ बोल देना ही पर्याप्त है। तो कानून ये मांग के चलता है कि महिला उत्पाती नहीं है। अगर महिला को इतना बोल दिया गया कि यू आर अंडर अरेस्ट, और अगर वो आरोपी है, तो इस सिनेरियो में वो कस्टडी में जो है डीड मानी जाएगी, अरेस्ट जो है वहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा, अनलेस कॉन्ट्री सर्कमस्टेंसेज इज इंडिकेटेड टू डिस्क्राइब द सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनलेस सर्कमस्टेंसेज अदरवाइज रिक्वायर। अब इसमें यह बात भी है कि कोई सर्कमस्टेंसेज अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है तो जनरल मेथड से काम चलाओ, पर जब रिक्वायर्ड है तो देखा जाएगा। और भी है इसमें, और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन मेकिंग द अरेस्ट। पर एक सेफ्टी यह कर दी है महिलाओं की कि अगर महिला को आप फिजिकल मोड में अरेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसकी बॉडी को टच केवल फीमेल पुलिस ऑफिसर कर पाएगी। मेल पुलिस ऑफिसर किसी भी फीमेल की बॉडी को टच नहीं कर सकता है व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट। क्लियर है? तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ क्लियर हो गई है कि पहली बात हथकड़ी नहीं लगेगी, दूसरी बात टच करके, कन्फाइंड करके भी अरेस्ट को इफेक्टिव कर सकते हैं, ओरल सबमिशन से भी कर सकते हैं, जिसमें वर्ड और एक्शन जो है इन्वॉल्व है। और इसके अलावा अगर महिला के अरेस्ट की बात है तो उसकी बॉडी को टच केवल महिला पुलिस अफसर ही करेगी, और जब तक सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर नहीं है या कोई कॉन्ट्री सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट नहीं है तो केवल इतना ही बोल देना कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो वहाँ पर उस महिला को
कस्टडी के अंदर जो है माना जाएगा और अरेस्ट जो है वहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा। अब तो ईजी हो गया भाई, क्या डरना है, पक्की बात है ना, डरने का नहीं है, कानून समझो पढ़ो। अब दूसरी बात है क्लॉज नंबर 2 में, इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली, अगर कोई व्यक्ति है जो अक्यूज है और फोर्सिबली रेसिस्ट करता है एंडेवर टू अरेस्ट हिम। अब एंडेवर वर्ड जो है हमको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, सेक्शन 12 सब क्लॉज 4, सेक्शन 12 सब क्लॉज 5 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। प्रयास कि अगर उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास को वो रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है जी, और अटेम्प्ट टू इवेट द अरेस्ट, की वो अरेस्ट को रोकने के प्रयोजन से इवेट कर रहा है, भागने का जो है प्रयास कर रहा है, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन। 2 बातें लिखी गई हैं क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति भी जो है अरेस्ट कर सकता है एज पर लॉ। अरेस्ट करने के बाद उसको वो कस्टडी जो है सौंपनी पड़ेगी संबंधित थानाधिकारी को, जो नियरेस्ट थाना उसके नज़दीक पड़ता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट, तो उसके कारण से वो सारे मीन्स वो यूज़ करेंगे जो कि आवश्यक हैं टू इफेक्ट द अरेस्ट। वो क्या, उसके हाथ को पकड़ लिया, अपन ने फोर्स यूज़ कर लिया और उसको जो है अपन ने जबरन जो है कन्फाइंड कर लिया, इस तरह के प्रोसेस जो हैं अडॉप्ट करने पड़ेंगे। पर यहाँ भी हथकड़े की बात नहीं है, तो उनको अपना फोर्स यूज़ करना है, मीन्स यूज़ करने हैं, बट दे मस्ट बी रीजनेबल एंड दे मस्ट बी जस्टिफाइड, और उसके कारणों का उल्लेख करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनको दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ सकती है। कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पर आता है, टीवी पर आता है कि किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, उसको मारने पीटने का प्रयास कर रहे हैं या उसको मार पीट रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये गुंडागर्दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इवेट कर रहा है, तो आपकी यह भी ड्यूटी है पुलिस की कि अरेस्ट से पहले आप अपना रिकॉर्डिंग प्रोसीजर भी जो है अडॉप्ट करें, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो जो कंसर्न रिकॉर्डर है वो हर चीज़ जो है बयां करता हुआ चलेगा। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से फ़र्द खींच रहे हैं, तो मुलजिम के आक्षेपों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप फेयर हैं तो कानून आपकी सहायता करेगा, और आप अनफेयर हैं तो कानून सहायता नहीं करेगा। तो हिदायत दोनों के लिए, पुलिस के लिए भी और आरोपी के लिए भी, कि अगर गलत सलत तरीके से आपको मार पीट रहे हैं, गलत सलत तरीके से आपको अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंटीमेट करो मजिस्ट्रेट को, कानूनी कार्रवाई इनिशिएट करो। पर अगर ये लोग सही तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं तो कॉपरेट करो, अरेस्ट नहीं हो गए आप उन मेथड से जो मेथड कॉर्सिव हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रेसिस्ट कर रहे हो, भागने का प्रयास कर रहे हो, इवेट करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको फिर यहाँ पर रीजनेबल फोर्स का सामना करना पड़ सकता है। वो क्या, आपको पकड़ लिया, एक से अधिक पुलिस वालों ने जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज किया बाय द वे ऑफ फोर्स, और वो फोर्स भी रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा कोई फोर्स उपयोग में नहीं होगा जिससे कोई क्षति जो है आरोपी को पहुंचे। क्लियर हो गया। तो सब क्लॉज 2 जो है इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है और कुछ राइट्स भी जो है देता है। सब क्लॉज 3 क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द पुलिस ऑफिसर में, मतलब मे मीन्स जरूरी नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन है, कीपिंग इन व्यू ऑफ नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, may use handcuff while making the arrest of person or while producing such person before the court who is habitual or repeated offender। अगर व्यक्ति habitual offender है, repeated offender है, तो उस कंडीशन में हैंड कफिंग जो है लगा सकता है। हैंड कफिंग मीन्स हथकड़ियाँ। और हु एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, कस्टडी से भाग गया, फिर समझा रहे हैं भाई फिर भी नहीं मान रहा है, होशियारी कर रहा है, तो फिर हथकड़ी लगेगी। या जिसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया हो विच कम्स विद द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, या पढ़ोगे BNS के अंदर, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इन मामलों में पुलिस अफसर चाहे तो न्यायालय में पेश करने से पहले हथकड़ी लगा सकता है, पर हथकड़ी लगा मतलब ये नहीं है कि उसको हथकड़ी लगानी ही लगानी है। ऐसी सर्कमस्टेंसेस फाइल पे होने चाहिए कि उसने जो अपराध किया वो इन कैटेगरी में आता है, और यदि उसको नहीं रोका गया तो वो कस्टडी से एस्केप हो जाएगा, वो इन अपराधों में हैबिचुअल है, इन अपराधों को वो रिपीटेडली कर रहा है। क्लियर है। तो सब क्लॉज नंबर 3 को सब क्लॉज नंबर 1 की लाइट में मिला के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। अदरवाइज एब्सोल्युटली पढ़ रहे हैं तो गलत दिखता है, पर मिला के पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई भी राइट्स हमारे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं। सब क्लॉज नंबर 4 में किया कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव राइट टू कॉज डेथ, कि पुलिस जो है आपकी हत्या नहीं कर सकती है। तो कस्टोडियल डेथ जो पोजीशन आती है कई बार कि पुलिस ने जो है कस्टडी में मार दिया, तो या हमको जो है जेल में बंद करके जो है मार दिया, तो उस स्टेरियो में सेक्शन 4 जो है प्रोटेक्शन दे रहा है अक्यूज को। वो क्या कहता है कि अरेस्ट को इफेक्टिव करते समय आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। अगर वो मर गया तो पुलिस पे जो है मुकदमा हो जाएगा। इस बात का विशेष जो है ध्यान रखना पड़ेगा पुलिस को भी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक शर्त भी लगा दी गई है कि who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि अगर उसके विरुद्ध जो ऑफेंस है अगर वो पनिशेबल विद डेथ नहीं है, विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो वहाँ पर अरेस्ट को इफेक्टिव करते हुए डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो हमको पूरा जो है सिनेरियो समझना होगा सब क्लॉज नंबर 4 के अंदर। पर वैसे भी जो है डेथ कॉज करना इलीगल है,
कस्टोडियल डेथ को जो है सबसेक्शन 4 जो है प्रिवेंट करता है। अगर पुलिस ने मारपीट करी, इस तरह की अलामत मिले, मेडिकल मिला या कस्टोडियल डेथ करी, या कि कई बार होता है कि जैसे आरोपी को भगा रहे हैं और उसका पीछा करने का सीन बता रहे हैं और उसको ऊपर गोली मारनी पड़ी, हमारे को डेथ कॉज करनी पड़ी क्योंकि वो एस्केप हो रहा था, तो ऐसे राइट्स पुलिस के पास में नहीं है। अगर वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो दे आर रिक्वायर्ड टू गिव जस्टिफिकेशन। इफ देयर इज नो जस्टिफिकेशन तो इस सिनेरियो में उनको गंभीर जो है कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इस बारे में कई जजमेंट है, तो इस बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। पर यूजुअली क्या होता है कि इस तरह के स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती है। कानून में लिख तो बहुत कुछ दिया गया है, पर यूजुअली क्या होता है, जब भी अपराध होगा पुलिस फोन करेगी, थाने बुला लेगी और मौके पर अरेस्ट कर लेगी आपको, या पुलिस जो है घर पे आ जाएगी, वारंट लेके मजिस्ट्रेट का अरेस्ट कर लेगी आपको, या पुलिस जो है वार्निंग देगी, आप भाग रहे हो, एक्सकेप कर रहे हो, उनको रेसिस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट कर लेगी आपको। तो अमूमन इस तरह के प्रैक्टिकल सिनेरियो देखने को मिलते हैं। पर ये जो लिख दिया गया है ना, ठीक है, उनको भी जो है कानून में बतानी चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं ताकि कानून लोग पढ़ें, लिटरेट हों और लोग अपराध करने से डरें। बट मोटी मोटी बात यह कि इस तरह के जो कानून ये लिख दिए गए हैं या जो कानूनी प्रोविजंस हैं उनको इफेक्टिव करने के लिए पुलिस को सख्त कानूनी प्रोटोकॉल देखने होंगे। अगर वो खुद भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जबरन किसी के राइट्स को अफेक्ट कर रहे हैं और अगला पढ़ा लिखा है और उसके पास कानून की जानकारी है, तो वहाँ पर सीसीए रूल्स भारी पड़ सकते हैं पुलिस के लिए भी। तो कम से कम 43 सब क्लॉज 1 ये सेक्शन है मास्टर, 43 सब क्लॉज 1 का प्रोविजन उसका जो है सस्टेनिंग क्लॉज है, 43 सब क्लॉज 2 और उसको सस्टेन कर रहा है, और 43 सब क्लॉज 3 पे आने से पहले 43 सब क्लॉज 1 को पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा 43 सब क्लॉज 3 पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये कार्रवाइयाँ पुलिस के लिए घातक भी साबित हो सकती हैं। और चौथी बात यह कि अरेस्ट इफेक्टिव करने के लिए आपको डेथ कॉज नहीं करनी है जब तक कि वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से दंडित ना हो। बट प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि अगर आपने मुलजिम मार दिया, कस्टोडियल डेथ है या जेल में ले जाके मार दिया, उसको खाना नहीं दिया, उसको भूखा मार दिया, तो आपको वहाँ पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूड है। और आपको ये बात ध्यान दिला दूँ कि धारा 3 BNS का पढ़ लेना, भारतीय न्याय संहिता का, उसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल भी कि जेड जो है जेलर है या पुलिस वाला है, उसने जो है एक को खाना नहीं दिया लंबे टाइम तक और ये जो है मर गया, तो उस सिनेरियो में यहाँ पर इलीगल ओमिशन मानते हुए इस पर चार्ज लग गया हत्या का। तो कहने की बात यह कि जनरल स्पष्टीकरण को भी यहाँ पर मिला के पढ़ना पड़ेगा इन धाराओं से, तब जाके इंटरप्रिटेशन जो है इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो समझ के चलना है। और आखिरी क्लॉज है सब क्लॉज 5, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस को छोड़ दें तो कोई वुमेन जो है अरेस्ट नहीं होगी आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। तो ये एक बचाव दे दिया महिलाओं को। और जहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज है कि अरेस्ट करना ही है भाई, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर जो है एक रिटर्न रिपोर्ट जो है पेश करेगी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट से जो है परमिशन लेगी कि जिसके लोकल जुरिडिक्शन में ऑफेंस जो है हुआ है या अरेस्ट जो है वो किया जाना है। अगर परमिशन नहीं मिली तो किसी भी रूप में अरेस्ट नहीं होगी वो महिला। तो ये सेक्शन कब काम का है कि आपको ध्यान हो, प्रीवियसली पहले मामले थे 498 के डाउरी हरेसमेंट के, पुलिस घर में आ रही थी, अरेस्ट कर रही थी, तो बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं होगा। करना है तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को मेंशन करना होगा कि ये लोग जो है भाग सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप फीमेल हैं और आप इस तरह के अपराध में इन्वॉल्व हो गए हैं जिसमें आपका दोष नहीं है, तो आप वहाँ पर एक राइटिंग में लिख दें अर्जी कि आपको जो भी कार्रवाई करनी है मॉर्निंग में करें, और मैं जो है बिफोर अथॉरिटी आने के लिए तैयार हूँ, बट कंप्लाई विद करें धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS से। आपको टाइम मिल गया, इन द मीन वाइल यू मस्ट टेक लीगल रेमेडी ऑफ सेक्शन 482 ऑफ BNSS, जो कि आपका राइट है। पहले सेक्शन था 438 CRPC का, अब क्या हो गया है 482 BNSS। आपको राहत देने के लिए सेक्शन जो है कानून में अवेलेबल है, तो उसकी रेमेडी आप सीख कर सकते हो। तो वहाँ पर आप इवेड भी नहीं हुए, एंड टेकिंग द लीगल प्रोटेक्शन, लीगल शेल्टर इज नॉट अमाउंट टू इवेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अरेस्ट करने की नौबत आ भी जाती है, बिल्कुल आड़ाआड़ी हो गई है कि करना ही है अरेस्ट, तो वहाँ पर अरेस्ट कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर। नंबर 2 उसकी रिपोर्ट बनेगी। नंबर 3 रिपोर्ट सबमिशन होगी मजिस्ट्रेट को। चौथी बात, कौन सा मजिस्ट्रेट की, जहाँ पर जिसके संबंधित एरिया में अरेस्ट किया जाना है या जिसके संबंधित एरिया में ऑफेंस जो है कमिट हुआ है। अब ये कैसे मालूम करेंगे कि ऑफेंस कमिट कैसे हुआ और कैसे जुरिडिक्शन बनेगा। देखो, जो कंसर्न बेसिक कोर्ट है वो है CJM कोर्ट, और उसके अंडर में कई मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं। तो जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है, हर मजिस्ट्रेट के अंडर में एक थाना होता है। तो जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, जिस जगह वो अपराध किया है, वो कंसर्न PS के अंडर में आएगा, और वो कंसर्न PS जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट के अंडर में आएगा। तो इस तरह से अपन ऑफेंसेस के बेसिस पर जुरिडिक्शन जो है डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा क्लॉज है कि जिसके लोकल एरिया में अरेस्ट किया रहना है। तो इसका अभिप्राय क्या है, अब आरोपी के पते से, जैसे मान लो कि आरोपी रहता है X स्थान पे, उससे संबंधित जो है थाना और उससे संबंधित जो है कंसर्न मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन। तो इस तरह से हम जुरिडिक्शन को जो है आइडेंटिफाई करेंगे इन केस ऑफ क्लॉज नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अरेस्ट के बारे में आज काफ़ी पढ़ा, समझा, और अपने राइट्स किस तरह से इन्फोर्स करने हैं इस स्थिति में उसको हमने समझा है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ साथियों। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।